Now, continuing with law of conservation of mechanical energy, keeping in mind that the gain in kinetic energy is loss in potential energy and loss in kinetic energy is equal gain in potential energy. Some more questions. Suppose हम कहेंगे ये कोई एक ट्रैक है और इस ट्रैक में यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग लगा है। इस स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया है कि यहाँ से कोई एक ब्लॉक को अलाउ किया गया नीचे आने के लिए। ब्लॉक का मास m है। अब जब ये ब्लॉक को हम अलाउ किए नीचे आने के लिए तो पता चला ये जो ब्लॉक है ये कहाँ से गिरा, ये फ्रॉम ए हाइट h। जब ये फिसल के आएगा 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 तो स्प्रिंग को दबाएगा, है ना। पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो थोड़ा फिगर को ध्यान से देखिए। आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कामयाब हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। द ब्लॉक was released from position A. Find maximum compression in the spring. स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, है ना। मतलब ये स्प्रिंग को कितना मैक्सिमम कंप्रेस करेगा ये पता करना है। पहले सोचो तो क्या होने वाला है। ये ब्लॉक यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, स्प्रिंग को दबाएगा, यहाँ तक दबाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्प्रिंग उसको ढकेलते हुए फिर वापस भेजेगा और ये ब्लॉक आएगा, फिर से यहीं तक जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी हैज टू बी सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ मोशन, है कि नहीं। और जब ये ब्लॉक यहाँ से आया, यहाँ तक स्प्रिंग को कंप्रेस किया, मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है कितना, x। अगर मैक्सिमम कंप्रेशन x हुआ है, एट दिस मैक्सिमम कंप्रेशन क्या बता सकते हो ब्लॉक का स्पीड क्या होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट दिस कंप्रेशन, क्या होगा। 0 ये आएगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा, है कि। सो अब क्या कहोगे, एट मैक्सिमम कंप्रेशन, ये समझ में आया। एट मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना है, इज 0। ये चीज सबको समझ में आया। जब वो मैक्सिमम कंप्रेस हुआ होगा, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 0। सॉल्यूशन की बात लिखें, मतलब देयर इज ए लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि नीचे आया है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं। जब वो ए से बी तक आएगा, क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा, हाँ होगा। तो नीचे आया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो गेन नहीं हुआ, नहीं। जब वो बी तक आ चुका है तो कहाँ गया वो एनर्जी, एनर्जी तो कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर होते हुए उसका पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गया। अगर मैं इसको रेफरेंस लेता हूँ तो हम कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। कहाँ गया वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो बना नहीं, लेकिन एनर्जी तो रहेगा कहीं ना कहीं। तो मैकेनिकल एनर्जी के रूप में रहेगा। अब कहोगे हाँ सर, जब ये यहाँ से बी तक आया तो स्प्रिंग दब गया है, दबा हुआ स्प्रिंग में कुछ एनर्जी है। कौन सा एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग में पहले पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, अब कुछ एनर्जी है। कहाँ से आया, क्योंकि ये नीचे आया। इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया। आर यू गेटिंग। तो हम कहेंगे फॉर ए टू बी मोशन, लॉस इन gravitational potential energy is equal to gain in spring potential energy। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुआ, कोई मास m h नीचे आया है तो लॉस कितना हुआ, m g h। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन हुआ,
स्प्रिंग में तो कोई एनर्जी नहीं था, लेकिन अब ये दब गया है x. When a spring of constant k is compressed by an amount x, the energy stored in the spring is given by half k x square. तो आपको it is half k x square. क्या यहाँ से आप x का वैल्यू नहीं निकाल सकते? Yes, 2mgh by k का रूट ओवर it is 2mgh by k का. So the maximum compression in the spring is 2mgh by k. आया समझ में? अच्छा, ये क्वेश्चन IIT JEE का है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग बता दोगे. IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है. यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग लगा है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है. यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग लगा है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है. प्रीवियस ईयर IIT क्वेश्चन को अगर देखोगे 2015 के आसपास कभी का है, आपको मिल जाएगा. बीच में हुआ क्या है कि ये कोई एक ब्लॉक है. हियर इज ए ब्लॉक से ऑफ मास m. कुछ ब्लॉक का मास नहीं दिया है, कुछ एक ब्लॉक है. इसको हम कुछ एक वेलोसिटी में फेंक दिए, पहले मान लेते हैं m है, v वेलोसिटी में फेंक दिए. अब क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखो. ये ब्लॉक इधर को जाएगा, इस स्प्रिंग को दबाएगा, दबाने के बाद रुकेगा, स्प्रिंग इसको वापस ढकेलेगा, फिर ये आएगा, स्प्रिंग को यहाँ पे छोड़ेगा, फिर आगे निकलेगा, आएगा, इसको दबाएगा, फिर रुकेगा, ये स्प्रिंग इसको वापस ढकेलेगा, ये फिर से जाएगा, इसको छोड़ेगा. सो दिस ब्लॉक विल कीप ऑसिलेटिंग बिटवीन द टू स्प्रिंग्स. ये दोनों स्प्रिंग के बीच में ब्लॉक जो है सर्र 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 करते रहेगा. क्वेश्चन ये था कि अगर ये स्प्रिंग में कंप्रेशन x1 है, ये स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन x1 है, स्प्रिंग में x2 है, तो व्हाट इज x1 by x2. ठीक है. फाइंड द ब्लॉक इज oscillating between the springs. Find ratio of maximum compressions in the two springs. ये दोनों स्प्रिंग में जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उसका रेशियो क्या है. अगर इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ x1, उसमें हुआ x2, व्हाट इज x1 by x2, यू हैव टू फाइंड आउट. चलिए सोचते हैं. इफ सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, x1 एंड x2 आर मैक्सिमम कंप्रेशंस, देन अब ये ब्लॉक कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके गया और जाके यहाँ पर रुका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी किधर गया. व्हाट हैपेंड टू द काइनेटिक एनर्जी? देयर इज ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. रुक गया मतलब द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट. कितना सारा? शुरू में क्या था, हाफ एम स्क्वायर. जब वो जाके रुका तो उसका सारा काइनेटिक एनर्जी गायब हो गया. बट एज देयर आर नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी हैज टू बी कांस्टेंट. अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी गायब हो गया तो पक्का ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा. क्या आप पहचान सकते हो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है जो बना है एट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी? इधर गया है. ये अगर ये x2 कंप्रेशन किया है और रुका है तो स्प्रिंग में कुछ एनर्जी है. कितना? हाफ k2 x2 स्क्वायर. कहाँ से आया वो एनर्जी? ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया स्प्रिंग एनर्जी में, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व्ड. तो आप कहोगे हाफ mv स्क्वायर क्या है? इट इज हाफ k2 x2 का स्क्वायर. हाँ, ये समझ में आया. क्या ये आपको भी समझ में आया? यस सर, नो? अब स्प्रिंग तो रुका था, अब ये स्प्रिंग इसको, ये ब्लॉक रुका था, स्प्रिंग इसको वापस ढकेलेगा, ये फिर वापस आएगा, यहाँ पर स्प्रिंग को छोड़ेगा और आगे आएगा, इसको आके दबाएगा. जब ये आके इसको दबाने लगेगा, ये वाले स्प्रिंग को, इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन क्या हुआ? x1.
तो फिर से वो सारा एनर्जी किधर हो गया, स्प्रिंग में नहीं है, क्योंकि ये तो खुल चुका है। एनर्जी तो इसमें नहीं है। कहाँ है एनर्जी, इसमें है। किस रूप में, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। कितना है, हाँ अगर ये x1 दबा है तो हाफ k1 x1 स्क्वायर, तो वही हाफ mv स्क्वायर क्या बन जाएगा बाद में, हाफ k1 x1 स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, आपको चाहिए था x1 बाई x2, यू कंपेयर दिस टू, x1 बाई x2 करेंगे तो मिलेगा k2 बाई k1 का रूट ओवर। क्या बात समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ए स्प्रिंग, हाँ फिगर में दिखा देंगे, ये बेहतर रहेगा। ये ब्लॉक इधर से आया, स्प्रिंग को दबाया, पूछा है जब ये स्प्रिंग को दबाएगा इधर, स्प्रिंग ये वाला हिस्सा में वाल को भी तो पुश करेगा। पूछा है इन फिगर शोन व्हाट इज मैक्सिमम फोर्स ऑन वाल, मैक्सिमम फोर्स ऑन दी वाल कितना होगा, मैक्सिमम फोर्स कितना होगा। देखो भाई ये जो स्प्रिंग है ये जितना ज्यादा दब जाएगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा, अगर ये पूरा बहुत ज्यादा दब गया तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा। देखना ये है कि ये वाल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स कब लगाएगा। अगर हम कहेंगे इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन x है, जब मैक्सिमम कंप्रेशन x है तो ये स्प्रिंग दोनों तरफ को ढकेल रहा होगा, इसको ढकेल रहा होगा kx में, वाल को भी ढकेल रहा होगा kx में। तो अगर हम मैक्सिमम कंप्रेशन पता कर देंगे तो वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम फोर्स ऑन द वाल। इफ x इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, देन मैक्सिमम फोर्स ऑन द वाल क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स। सो सिंपल। तो पहले हम पता करते हैं, लेट x is maximum compression, maximum compression in spring, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, एट मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी क्या है, 0। तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ है, ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ है। कितना गेन हुआ है, x दब गया है तो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, या कि रुकेगा क्योंकि वेलोसिटी 0 होगा तो सारा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा। सारा मतलब जो इसके पास था हाफ को हाफ खा गया, x मिला mv स्क्वायर बाई k का रूट ओवर। ये हो गया मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब स्प्रिंग मैक्सिमम कितना दबेगा, रूट ओवर ऑफ mv स्क्वायर बाई k। तो ये वाल के ऊपर कितना फोर्स देगा, आपको हो गए F max, that is maximum force on the wall, maximum force on the wall। कितना हो जाएगा, k इंटू एक्स, k इंटू एक्स। तो इसके साथ k मल्टीप्लाई करो, k मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर आएगा तो रूट ओवर है, अंदर आएगा तो k स्क्वायर हो जाएगा, तो मिलेगा रूट ओवर ऑफ k m v स्क्वायर।
क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस। तो ये था कहानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, जिसमें कंडीशन क्या था? इफ नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, if no non-conservative forces are present, then the total mechanical energy will remain constant. If non-conservative forces are present, तो मान लो फ्रिक्शन है या रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा? क्या होगा? You will find energy will be constant, but mechanical energy will not be constant. A part of mechanical energy will convert into other form of energy. ठीक है? तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। A non-conservative force helps to change the form of energy. एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हरदम एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की जरूरत होता है। जैसे मैं कोई ब्लॉक को किसी एक रॉक फ्लोर पे फेंक दूंगा और वो फ्रिक्शन है, तो जो उसका काइनेटिक एनर्जी था कुछ समय के बाद जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो रुक जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया? गायब हो गया, कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं बना। तो वेयर दैट एनर्जी इज गॉन, मैकेनिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? जब किसी एक कॉइल को, कोई एक कॉइल वायर को हम किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे, तो क्या होगा? जो मैकेनिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की हरदम जरूरत पड़ता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। मैं अगर दोनों हाथ को रगड़ता हूँ तो हीट जनरेट होता है। वो एनर्जी कहाँ से आया? हीट तो मैकेनिकल एनर्जी नहीं है। माई मैकेनिकल एनर्जी हैज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी बिकॉज ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये चीज याद रखना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे कहेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, पहले क्या देखे थे? इन द एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब क्या देख रहे हैं? इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, द मैकेनिकल एनर्जी converts into other form of energy। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी घटता है और दूसरा एनर्जी बन जाता है। हम कहेंगे लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट what? Work done against non-conservative force. Work done against non-conservative force. तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क करोगे वो मैकेनिकल एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है? तो इसके रिलेटेड हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को डिस्कवर कर लेते हैं। फैक्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन पे, चलो मानते हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर मैं किसी एक ब्लॉक को अलाउ करता हूँ स्लाइड करके नीचे आने के लिए। आई अलाउ दिस ब्लॉक टू स्लाइड डाउन। ये जो मान लो कि ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है और ये लेंथ कितना है? ये लेंथ सपोज L है और ये रफ इंक्लाइन प्लेन है, तो यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है। ठीक है? पूछा है फाइंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन when
block slides from A to B तक आया। अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या वर्क होगा? जो भी आंसर मिलेगा बड़ा एक इंटरेस्टिंग आंसर मिलेगा और आपको उसको याद रखना है। बुक में दिया नहीं है, यू कैन यूज इट एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर मेनी न्यूमेरिकल्स। अब ये जो ब्लॉक है इसका मास कितना है मालूम नहीं है, से m है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। जब वो ब्लॉक आके कुछ यहाँ पे पहुंचा, द ब्लॉक रीचेस समवेयर हियर, ये ब्लॉक आके जब यहाँ पर पहुंचा तो आप नोटिस करोगे कि ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन है ना। और आपको मालूम है कि ये ब्लॉक का जो वेट है, दैट वेट कैन बी रिजल्ट इनटू टू कंपोनेंट्स, एक हुआ mg cos थीटा, दूसरा हुआ mg sin थीटा। mg sin थीटा इसको खींच के नीचे लेने की कोशिश कर रहा है, mg cos थीटा ये इंक्लाइंड प्लेन पे प्रेशर डाल रहा है, और आपको मालूम है कि द नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा। और ये ब्लॉक इधर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग लाइक दिस। स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? म्यू आर। क्या बात समझ में आया? तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, व्हेन ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन, आर का वैल्यू है mg cos थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू आर और म्यू mg cos थीटा। हमें पूछा गया कि व्हाट इज द वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स तो ये ऊपर की तरफ था, ये नीचे कितना आया, यहां से यहां पर आया, इतना नीचे आया, व्हाट इज दिस s। तो वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स और उसके अगेंस्ट में कितना दूर गया? s, ये s गया। सो इट इज म्यू mg s cos थीटा। अगर आप ये ABC वाला ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखोगे, इस ट्रायंगल में L/S होता है cos थीटा, B/H L/S होता है cos थीटा। L/S अगर cos थीटा हुआ तो आप क्या कहोगे? S cos थीटा क्या है? S cos थीटा इज L। कीपिंग दिस इन माइंड आप कहोगे S cos थीटा की जगह हम L लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं था कि S कितना है। तो खैर हम यहाँ से पता कर लिए कि L/S cos थीटा है, तो पता चला इसको हम लिख सकते हैं म्यू mg L। बस यही है वो चीज आपको याद रखना है। जब कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करके नीचे आएगा, वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना होगा वो डिपेंड करता है सिर्फ ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गया है, L के ऊपर, बेस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। कितना है? म्यू mg L। बाकी ना थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, ना s के ऊपर डिपेंड करता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स ऑन म्यू mg L। कहने का मतलब ये है कि आपको समझना ये है कि अगर यहाँ पे मेरे पास दो इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है, दोनों ही केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। कोई ब्लॉक यहाँ से फिसल के नीचे आएगा, कोई ब्लॉक यहाँ से फिसल के नीचे आएगा। कौन सा केस में नीचे आते आते वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ज्यादा होगा? A to B और C to B। कौन सा केस में वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी मोर? ये तो डिपेंड करता है बेस लेंथ L के ऊपर। इस केस में वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी म्यू mg L, इस केस में वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी म्यू mg L। तो चाहे ब्लॉक C से B तक स्लाइड करके आए या फिर A से B तक स्लाइड करके आए, दोनों ही केस में वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी सेम, इट विल बी म्यू mg L। क्या बात समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग याद रख लेना, बुक में आपका ये कॉन्सेप्ट को कवर नहीं किया होगा। तो आपको याद करना है वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन in moving from or in sliding from. In sliding from
और C2b is same as mu mgl। ये मत सोचने कि ज्यादा दूर आ रहा है तो ज्यादा वर्क होगा, नो, things will be so adjusted that the work done will be equal to mu mgl, work done against friction। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहां पर कोई एक बॉल रखा है, ये बॉल का मास दिया है मान लो 3 kg, और कहाँ रखा है ये बॉल? ये बॉल रखा है, इट इज समवेयर, दिस बॉल इज समवेयर हियर, एट सम हाइट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कुछ हाइट में रखा है, और वहाँ पे क्या है कि यहाँ पर कुछ कीचड़ वगैरह है, ठीक है। अब ये बॉल को मैं अलाउ किया गिरने के लिए, कहाँ से? फ्रॉम दी पॉइंट गिवन, वहाँ से गिरने लगा। जब गिरने लगा तो ये बॉल क्या हुआ, ये बॉल यहाँ से गिरा तो क्या हुआ, आके कीचड़ में घुस गया। कितना घुस गया? चलो मानते हैं कि ये कीचड़ में घुस गया है टू ए डिस्टेंस 2 मीटर्स। ये कीचड़ में घुस गया है बॉल, कितना घुसा है? 2 मीटर घुसा है, 2 मीटर घुस गया। ध्यान से देखो, ये 2 मीटर घुसा है, और कितना ऊपर से गिरा ये? चलो मानते हैं कि ये कुछ समथिंग लाइक 12 मीटर ऊपर से गिरा। इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 12 मीटर एंड गोज इनटू द मड बाय 2 मीटर। तो यहां पर आके क्यों रुक गया ये? क्योंकि जैसे कीचड़ में घुसा, कीचड़ उसके ऊपर एक फोर्स देने लगा, रोकने की कोशिश किया, जो कि रेजिस्टेंस फोर्स है। रेजिस्ट किया उसका मोशन को तो रेजिस्टेंस फोर्स कहेंगे। पूछा है कि अगर ब्लॉक ए से गिरता है और बी पे रुक जाता है, ए से गिरता है और बी पे रुक जाता है, तो बताओ ये मॉड का रेजिस्टेंस फोर्स कितना था? व्हाट वाज द रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ द मड? लेट अस राइट द क्वेश्चन। ए ball of 3 kg falling from, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे स्कूल में इस क्वेश्चन को बहुत मजे लेके डालते हैं, ध्यान से समझो। ए बॉल ऑफ 3 kg falling from a height of 12 meters goes 2 meter into mud. Find resistance force offered by mud. Resistance force offered by mud. mud कितना रेजिस्टेंस फोर्स देगा? ठीक है, सोचेंगे कैसे। मॉड का जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो कैसा था? ये बॉल नीचे आने की कोशिश कर रहा था, ये फोर्स इसको ऊपर की तरफ था, यही पता करना है, ठीक है। ये फोर्स इसको रोकने की कोशिश करता था और यहां तक आते आते पूरा रोक लिया। तो हम देख रहे हैं कि क्या ये पूरे के पूरे केस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है? हाँ है। एफ इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट्स द रेजिस्टेंस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, फिर हम लोग क्या पढ़े थे? पढ़े ये है कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, एंड इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट तो मैकेनिकल एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कितना? तो मैकेनिकल एनर्जी घट जाता है। कितना घट जाता है? जितना वर्क करेगा अगेंस्ट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जितना वर्क करेगा उतना मैकेनिकल एनर्जी घट जाएगा। अच्छा, तो हम कहेंगे लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। यहां पर कौन सा मैकेनिकल एनर्जी था उसके पास? पोटेंशियल एनर्जी था, इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट एफ। कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ जब ये ए से बी तक आया? कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ?
अरे तो 12 प्लस 2 14 मीटर नीचे आया है। तो आप कहोगे इट इज 3G12 प्लस 2। 12 मीटर गिरा, 2 मीटर घुसा, तभी तो पोटेंशियल लॉस हुआ जब नीचे घुस रहा था, है कि नहीं? वेल, और कितना वर्क हुआ अगेन द फोर्स F के अगेंस्ट में कितना दूर गया? F कहां पर आया? जैसे घुसा तब फोर्स आया। कहां तक? जब तक रुका, मतलब यहां से यहां तक कितना दूर आया? 2 मीटर। तो F के अगेंस्ट में कितना दूर गया है? F इंटू 2। यहां से आपको मिल जाएगा द वैल्यू ऑफ F, द रेजिस्टेंस फोर्स। कितना आया? देखो ये 14 इंटू 10 इज 140 इंटू 3 इज 420 बाय 2 इज 210 न्यूटन। So the force on the ball is 210 न्यूटन। जितना वर्क किया इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगेंस्ट में, उतना मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो गया। कितना मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो गया? वो यहाँ से आया, गिरा यहाँ तक, यहाँ पे आके रुक गया। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी तो हुआ, गेन इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हुआ। कहाँ गया एनर्जी? इट इज स्पेंट, इट इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाउ? बाय डूइंग वर्क अगेंस्ट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स F। क्या बात समझ में आया? यस। तो हम कहेंगे जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ A से B तक आने में 14 मीटर नीचे आया है, 12 प्लस 2 14 मीटर नीचे आया है, तो लॉस हो गया 14 GmGH। M हो गया 3 kg, G हो गया 10 और ये 14, दैट इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक डिस्क रखा हुआ है जो कि फिक्स्ड है। हमने कोई एक बुलेट को इसके अंदर फायर किया हॉरिजॉन्टली। ध्यान से देखना, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। U0 स्पीड में मैं फायर किया, जब ये इसके अंदर से घुसा और बाहर निकला, ऑब्वियसली स्लो हो गया होगा। और पता चला कितना स्लो हो गया है? दी स्पीड ऑफ दिस बुलेट हैज बिकम से समथिंग लाइक से 8U/9। U में फेंके, घुस के निकला तो स्लो हो गया। ठीक है। When the bullet enters the disc with speed U, it comes out with 8U/9। हाँ ठीक है, यही तो लिखा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, फाइंड हाउ मेनी such discs are required to stop the bullet। एक डिस्क में घुसा, U में निकला 8U/9 में। पूछा है कि ऐसा कितना तो डिस्क लगा देंगे कि ये बुलेट रुक जाएगा। सोचना है। अब देखो, जब ये बुलेट इसके अंदर से घुस के जा रहा था, इधर से जा रहा था, ये बुलेट है, सॉरी ये बुलेट है, ये इधर से जा रहा था अंदर से, तो पक्का इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स तो आ रहा होगा ऐसे, जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। अगर ये डिस्क का लेंथ L है, तो यहां से यहां तक जाने में सम वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट दैट फ्रिक्शनल फोर्स। कितना? F इंटू L। हर एक डिस्क के साथ वही होगा। हर एक डिस्क में जब ये जाएगा, हर डिस्क में जब ये घुस के जाएगा, उतना ही फोर्स आएगा और उतनी डिस्टेंस तक आएगा। F into L gives you the loss in mechanical energy because it is the work done against the non-conservative force।
तो हर एक डिस्क में लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगा। लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। हाफ एम यू स्क्वायर में फेंके और ये लेसर स्पीड में निकल रहा है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है। तो लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। आप कहोगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम इन ईच डिस्क। ठीक है, क्लू हुआ। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? F इंटू एल। हर एक डिस्क में फोर्स F रहेगा और ये लेंथ L रहेगा तो F इंटू एल हो गया वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। हर एक डिस्क में लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा? F इंटू एल। तो ये चीज हमें पहले समझ लेना चाहिए कि लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, अब यहां पर कौन सा मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी इज सेम इन ईच डिस्क। हर एक डिस्क में बराबर लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी होगा। ये थोड़ा डिस्क बुलेट को थोड़ा रंगारंग बना देते हैं। ये बुलेट है भाई, ये बुलेट है, ये भी बुलेट है और ये जो है चलो मानते हैं कि ये है हमारा डिस्क। बुलेट गर्म से लाल हो गया है तो हर एक डिस्क में बराबर लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी होगा। लेट n disks are required to stop the bullet। बुलेट को रुकने के लिए सपोज हमें n ठो डिस्क की जरूरत है, मतलब n डिस्क में उसका कितना मैकेनिकल एनर्जी लॉस होगा? रुक जाएगा मतलब सारा मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो जाएगा। सारा मतलब सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n इंटू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन ईच डिस्क। हर एक डिस्क में जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा that multiplied to n gives you total loss in kinetic energy। टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? अरे हमने तो उसको फेंका था हाफ एम यू स्क्वायर में, बाद में रुक गया तो सारा का सारा एनर्जी लॉस हो गया। दैट इज इक्वल टू n इंटू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन ईच डिस्क। हर एक डिस्क में कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है? कितना लॉस होता है? सिंपल है भाई, ये घुसा हाफ एम यू स्क्वायर स्पीड लेके, निकला हाफ एम 80/9 का स्क्वायर। लॉस हुआ है कुछ, स्पीड ज्यादा था स्पीड कम हो गया तो कितना लॉस हुआ? यू से इट इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम 8u/9 का स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इट इज कमिंग आउट टू बी हाफ एम यू स्क्वायर और इधर भी n तो रहेगा इंटू हाफ एम यू स्क्वायर को जबरदस्ती बाहर ले लेते हैं, अंदर रहेगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये हाफ एम यू स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या मिला? n का वैल्यू कैंसिल करो, n का वैल्यू मिलेगा 81 डिवाइडेड बाय 81 माइनस 64। 81 तो 81 है, 81 माइनस 64 कितना हो जाता है? 27। 27 हुआ क्या? नहीं, हाँ 27 हो गया तो 80 नहीं 17। ठीक, अब 81/17 कितना होता है? इट इज 4 पॉइंट समथिंग 13/17 है। 4.13/17 है, मतलब आपको 4/13/17 डिस्क चाहिए। कहने का मतलब है आपको कितने तो डिस्क चाहिए उसको रोकने के लिए? 5 डिस्क। क्या बात समझ में आया? यू नीड 5 डिस्क टू स्टॉप इट। मान लो कि वैल्यू आया 4.13/17 इज अराउंड 4.7 डिस्क चाहिए तो आप क्या कहोगे? हाँ मुझे 5 तो डिस्क चाहिए इसको रोकने के लिए। सो यू नीड 5 डिस्क टू स्टॉप द बुलेट। क्या ये चीजें समझ में आया?
अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर। हाँ, कुछ कुछ बीच बीच में बोलोगे तो लगता है कि हाँ बच्चे सुन रहे हैं। हाँ ठीक है। ये है ऐसा, ठीक है। तो हम लोग काफी कुछ चीजें अभी एनर्जी के बारे में देखे हैं। लेट अस सी नेक्स्ट, पावर, मैकेनिकल पावर। ठीक है, वी हैव सीन व्हाट इज वर्क, व्हाट इज द एनर्जी, द एबिलिटी टू डूइंग वर्क। आपके पास एनर्जी है तो आप काम कर सकते हो, नहीं है तो कर नहीं सकते हो। अगर है और काम करोगे तो एनर्जी खर्चा होगा। यू डू वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज पावर। व्हाट इज पावर? It is defined as the rate of doing work। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें है? मान लो कि मेरे सामने अभी यहाँ पर 25 तो डेस्क बेंच पड़े हुए हैं। आपको कहा गया ये सारा डेस्क बेंच को इस रूम से हटा के बाहर ले लो। कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। ठीक है, कब तक करना है? 3 दिन में करना है। 3 दिन में करना है, ठीक है, डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे और हो जाएगा। 3 मिनट में करना है। ओह, अब 3 मिनट में करो या 3 दिन में करो, वर्क तो वही हुआ। बट पहला केस में आपको धीरे धीरे करना था, दूसरे केस में जल्दी जल्दी करना है। हमें दिक्कत है जल्दी जल्दी करने में। कितने जल्दी जल्दी आप वर्क कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज योर पावर। मान लो कोई छोटा सा टुल्लू पंप है, उसको यूज करके आप अपना ओवरहेड टैंक को भरना चाहते हो, पानी भरना चाहते हो, वो 2 घंटे में भरेगा। कोई ज्यादा पावरफुल पंप है तो वो 15 मिनट में भर देगा। क्यों 15 मिनट में भर दिया? कौन सा केस में ज्यादा वर्क हुआ? दोनों ही केस में उतना ही पानी को टैंक में उठाना था। वर्क इज सेम, बट पहला केस में वो 1 घंटा समय लिया, दूसरे केस में वो 3 मिनट में या 15 मिनट में कर लिया। जो 15 मिनट में कर लिया उसका पावर ज्यादा है, मतलब वो जल्दी जल्दी काम कर सकता है। तो पावर क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, हाउ क्विकली यू आर एबल टू परफॉर्म दी वर्क। कितना जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। एंट्रेंस में आपका नॉलेज चेक नहीं करते हैं, सिर्फ स्पीड भी चेक करते हैं। मेडिकल एंट्रेंस में तो आपको इतने सारे क्वेश्चन देते हैं, 45 क्वेश्चन को 1 घंटा में करना होता है। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, कैलकुलेट करना है, आंसर निकालना है, फिर वो जो OMR शीट है उसमें डार्क करना है, सारे के लिए समय लगता है। तो सिर्फ आपको सारा क्वेश्चन आता है तो आपको एंट्रेंस नहीं मिलेगा, आपका स्पीड भी होना जरूरी है। सो दे चेक नॉट ओनली योर नॉलेज बट ऑल्सो योर स्पीड, हाउ फास्ट यू आर एबल टू थिंक। अगर जल्दी जल्दी सोच नहीं पाओगे तो वो किस काम का है। आपके सामने आप डॉक्टर बन गए, कोई मरीज आया, आके खड़ा हो गया, वो बोला कि सर मेरा ये होता है, वो होता है, वो होता है, बता दिया। फिर आप सोच रहे हो, 2 दिन सोचने के बाद अब बोले कि हाँ ये मेडिसिन खाओ तो ठीक हो जाएगा। मुड़ के देखे तो तब तक पेशेंट जो है खत्म हो गया है। आपको इंस्टेंटली सोचना है, जल्दी से सोचना है और बताना है कि क्या होगा मेडिसिन। इसके लिए सोचने में ज्यादा समय ले लिए, योर पावर इज लेस। आर यू गेटिंग? पावर का फीलिंग, यस यस यस। तो पावर का फीलिंग आपको आ गया। कितनी जल्दी जल्दी आप काम करते हो, दैट गिव्स यू द नॉलेज ऑफ पावर। इफ W amount of work is done in T seconds, W joules of work, और in ऐसे लिखते हैं, in time T, then PAV is average power। क्या होता है? होता है कितना वर्क किया, कितना समय में किया, W/T। W वर्क को T सेकेंड में कर लिया, अच्छा, तो उसका पावर हुआ W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इसका यूनिट क्या बनेगा?
यूनिट बनेगा, वर्क है तो जूल्स है, टाइम है तो सेकेंड है, जिसको अदरवाइज आप कहते हो वाट। तो पावर का यूनिट हो गया वाट। समझ में आया? ये हो गया यूनिट ऑफ पावर इज वाट। और आपको याद रखना है 746 वाट is same as 1 horsepower. 1 horsepower is 746 watt. ठीक है। अक्सर इस पे पूछते हैं लोग कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर, तो लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 3 में। अच्छा, ये पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी। ये तो W/T है, W इज वर्क, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। सर कैसे? क्योंकि ये एफ डॉट एस है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो स्केलर ही हुआ। तो ये स्केलर है, टाइम भी तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर बाय स्केलर हो जाएगा स्केलर। तो आप कहोगे पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसका डायमेंशन लिखने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा वर्क बाय टाइम। वर्क का क्या होता है? एफ एस बाय टाइम। एफ का होता है मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चलो वैल्यू लिखते हैं। मास का हो गया m, ए हो गया Lt⁻², L का क्या हो गया Lt⁻², और ये S हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो उसका हो गया L, और नीचे T है तो T है। सिंप्लीफाई करें तो ये मिलेगा mL² T⁻³ डायमेंशन ऑफ पावर इज mL² T⁻³ यूनिट क्या है? वाट। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हो गया एवरेज पावर की कहानी। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, जब कोई एजेंट वर्क कर रहा है, कितना जल्दी जल्दी वर्क कर रहा है, उससे उसका पावर की पता चलता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई काम कर रहा है, पहले बहुत जल्दी जल्दी किया, बाद में धीरे धीरे किया, थक गया था वो, है कि नहीं? पहले जल्दी जल्दी किया, फिर धीरे धीरे किया, तो इसका मतलब उसका पावर बदल रहा है। इन दैट केस अगर कोई आपको पूछेगा पावर क्या है, तो आप कहोगे इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर किसी एक समय पे, पर्टिकुलर टाइम पे पावर कितना था, कैसे पता करोगे? जिस समय में आपको पावर पूछा गया है, उस समय के इर्द गिर्द आप एक छोटा सा टाइम ले लो, उस छोटा सा टाइम में कितना वर्क किया। अगर dW amount of work is done in a small interval of dt seconds, then power at that instant is dW/dt। जैसे एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में अंतर था, एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर में भी वही अंतर है। तो if dW amount of work is done in a small interval of dt seconds, then the instantaneous power is given by Pi, instantaneous power is dW/dt। एवरेज पावर क्या था? टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था? ds/dt। dt सेकंड में अगर ds गया है तो ds/dt हो गया वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। एवरेज पावर इज टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर कोई पूछेगा तो आप पूछोगे कब बताओ? नहीं, t = 9 सेकेंड पे। तो t = 9 सेकेंड पे एक छोटा सा इंटरवल लो dt सेकेंड का, उस dt सेकेंड में कितना वर्क किया? dW/dt is the power at t = 9। Are you getting? So it is dW/dt. In a small time interval of dt seconds, अगर वर्क dW हुआ है, that work can be understood as f dot ds।
क्योंकि छोटा सा बार किया होगा तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, है ना, सिंपल है, दैट बाई dt। लेकिन हमें पहले से मालूम है कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय ds by dt, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ds by dt को हम वेलोसिटी मान लेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर का एक नया फॉर्मूला आ गया, F डॉट v। So the dot product of force and velocity, dot product of force and velocity gives you the instantaneous power. So it is F dot v। वेलोसिटी किसका? ये ds में ds क्या था, किसका डिस्प्लेसमेंट था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहाँ पर v किसका वेलोसिटी निकलेगा? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। Are you getting? So instantaneous power, though it is given by dw by dt, can be calculated as the dot product of force and velocity. Force acting on the body and velocity of point of application of force. क्या बात समझ में आया? ये चलिए हम एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हम कहेंगे किसी की इंक्लाइन प्लेन पे ये थीटा है, कोई ब्लॉक है मास m का, वो फिसल रहा है विथ ए वेलोसिटी v। इफ द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन विथ स्पीड v, फाइंड instantaneous power। exerted by gravity। ये ग्रेविटी क्या पावर दे रहा है? इंस्टेंटेनियस पावर exerted by gravity। तो फॉर्मूला होता है F डॉट v। पहले हम पता करेंगे कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स हियर। द ग्रेविटेशनल फोर्स हियर इज mg। नहीं, यस, और ये नीचे आ रहा है विथ सम वेलोसिटी v, इट इज ऑलरेडी गिवन, ये नीचे आ रहा है विथ वेलोसिटी v। तो आप कहोगे पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, F डॉट v, दैट इज F v cos थीटा। F क्या है, mg, v तो v है दिया है, cos क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर? थीटा क्या था? एंगल बिटवीन F एंड v। F ऐसा है, v ऐसा है, ये एंगल हो गया थीटा। नहीं, तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? व्हाट विल राइट? ये एंगल कितना है? ध्यान से देखो तो, ये अगर 90 डिग्री हुआ, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और cos 90 माइनस थीटा सबको बखूबी मालूम है कि इज कमिंग आउट टू बी sin theta। So the power exerted by gravity is mgv sin theta। क्या बात समझ में आया? Yes, है ना? ठीक है। A pump can fill a tank in time t1। Another pump can do same work in time t2 if both are operated। If both are operated, दोनों को एक साथ चलाएंगे together। How much time they will take to fill the tank? अकेला एक पंप लगाया, काम हो गया, पंप टैंक भर गया T1 टाइम में।
दूसरा पंप लगाता तो T2 टाइम में हो जाता, अगर दोनों को लगा देंगे तो ऑब्वियसली और भी कम समय में हो जाएगा। वो तो समझ में आया, लेकिन कितने समय में हो जाएगा। ऐसा कुछ ही हम लोग माइनर क्लासेस में पढ़ते थे। ए एक वर्क को 6 दिन में करता है, बी उस वर्क को 8 दिन में करता है, दोनों मिलकर करेंगे, कितने दिन में करेंगे। बचपन से चीज़ों का वो मेंटल रीजनिंग हमें सिखाया गया है। भूल गए बात अलग है, बड़े हो गए, बचपन के दिन खेलने के थे वो उसके साथ साथ गायब हो गए। चलिए कैसे करेंगे। लेट W इज वर्क रिक्वायर्ड टू फिल टैंक, टैंक को भरने के लिए जो वर्क है वो W है। लेट P1 इज पावर ऑफ फर्स्ट पंप, P2 क्या है, पावर ऑफ सेकेंड पंप, ठीक है। T क्या है, टोटल टाइम व्हेन वर्क टुगेदर, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो टोटल टाइम जो लगेगा वो T। क्लियर। चलिए सुनते हैं। जिस पंप का पावर P1 है वो W वर्क को कर लेता है T1 टाइम में, मतलब उसका पावर को आप कैसे लिखोगे, P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू W बाई T1। जिस पंप का पावर P2 है वो W वर्क को कर लेता है, वही टैंक को भर देता है T2 टाइम में, तो P2 इज W बाई T2। यहां से पता चला कि W इज लिमिट, जब दोनों काम करेंगे एक साथ, व्हेन ऑपरेटेड टुगेदर, व्हेन दे ऑपरेट टुगेदर, तो पावर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, पावर इज स्केलर क्वांटिटी, इसका पावर P1 उसका पावर P2, दोनों मिल गया P1 प्लस P2। ये जो टोटल पावर हुआ P1 प्लस P2, इसको आप कैसे करोगे, यही वर्क करना है, और अब वो कितना समय लेता है, हम लोग एज्यूम किए कि T इज द टोटल टाइम व्हेन वर्क टुगेदर, तो आप कहोगे P1 प्लस P2 बाई T। समझ में आ गया। और हमें क्या पता करना था, W तो मालूम नहीं है टैंक को भरने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, हम एज्यूम कर लिए हैं। पूछ रहा था हमें T, क्या P1 P2 दिया है, वो भी तो नहीं दिया है। यानी कोशिश करते हैं T निकालने की, T इक्वल टू W बाई P1 प्लस P2, लेकिन P1 क्या है, W बाई T1, P2 क्या है, W बाई T2, सो इट इज W डिवाइडेड बाय W बाई T1 प्लस W बाई T2, नीचे ऊपर से W कॉमन लो, कैंसिल करो, मिलेगा T1 T2 बाय T1 प्लस T2। दोनों अगर मिलके काम करेंगे कितना समय लगेगा, T1 T2 बाय T1 प्लस T2। क्या बात समझ में आ रहा है। पावर इजी है कि नहीं। अच्छा अगला क्वेश्चन, a pump delivers water to a height 5 meters with a speed 10 meter per second at a rate say something like 120 kg per minute। कोई पंप है, वो किसी 5 मीटर हाइट में, 5 मीटर हाइट बहुत ज़्यादा होता है, 15 फीट के आसपास हुआ, 5 मीटर हाइट में पानी सप्लाई कर रहा है किसी टैंक को। तो पाइप में से ये हो गया पंप, और पंप में पानी जाके किसी टैंक को सप्लाई कर रहा है, और कैसे फेंक रहा है पानी, 10 मीटर पर सेकेंड में। यहाँ पर कोई टैंक है, टैंक में पानी भर रहा है 5 मीटर हाइट में, 10 मीटर पर सेकेंड में पानी फेंक रहा है। बोल रहा है कि हर मिनट में 120 केजी पानी उठा देता है, बड़ा पावरफुल पंप है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पावर ऑफ द पंप, फाइंड
पावर ऑफ पंप, है ना। तो पहले हम अगर निकाल देंगे कि वो कितना वर्क कर लिया, तो दैट बाई टाइम विल गिव यू द पावर। अब सोचो मैं कितना वर्क करता हूँ। सोचो कि मैं यहां से कोई एक ब्लॉक है मास m का, इसको उठाया टू ए हाइट h, यहां पर लाया, फिर फेंका v में, तो एक ब्लॉक ऐसे गया, तो मैं कितना वर्क किया। पहले उसको उठाया, कुछ पोटेंशियल एनर्जी दिया mgh, फिर फेंका, कुछ काइनेटिक एनर्जी दिया हाफ mv²। ये सारा तो मैं ही किया हूं। What is the total work done by me in lifting this block to a height h and throwing it with a speed v? You say it is mgh plus half mv²। जो भी मैकेनिकल एनर्जी उसके पास आया, कहां से आया? Because I did it। क्या बात समझ में आया? मैं कितना वर्क किया इसको उठा के फेंकने में, उठाने में mgh उठाया, एनर्जी दिया, इसको जब उठा के यहाँ तक लाया उसमें एनर्जी आ गया, कहां से आया? Because I did work। और फिर फेंका v में, तो हाफ mv² भी एनर्जी दिया। तो आपको हो गए व्हाट इज द वर्क डन बाय द पंप इन 1 मिनट। वर्क डन बाय पंप इन 1 मिनट, तो उठाया कितना? 5 मीटर, इट इज mgh प्लस हाफ mv², क्योंकि उठाया भी और फेंका भी। अच्छा 1 मिनट की बात है, 1 मिनट में कितना उठाया? 120 kg। अच्छा 120 g, तो g है, h कितना है? उठाया कितना हाइट को? 5 मीटर, प्लस हाफ m कितना है 1 मिनट में? 120 v² मतलब 10²। यही वर्क क्या है कितने समय में? 1 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड्स में। व्हाट इज द पावर ऑफ द पंप? दिस बाय 60, वर्क बाय टाइम, जूल्स पर सेकेंड, दैट इज व्हाट। तो आपको हो गए पावर ऑफ पंप, पावर ऑफ पंप इज इक्वल टू दिस होल थिंग, 120 into 5 is 600 into g is 6000 प्लस 10 का स्क्वायर हो गया 100 by 2 is 50 into 120। अरे वाह, ये भी तो हो गया 6000। बाय टाइम कितना लिया? 60 सेकेंड्स, 1 मिनट। 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। हाँ सर, ये छोटे मोटे चीज तो मालूम है सर, ऐसा नहीं कि मालूम नहीं है। 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, समझ में आया? तो कितना हो गया ये? 100 + 100, इट इज कमिंग आउट टू बी 200 वाट। तो पंप का पावर कितना है? आप होगी इस पंप का पावर कितना? 200 वाट है। द पावर ऑफ द पंप इज 200 वाट। क्या बात समझ में आया? यस। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है हमारा खत्म होता है। अगले क्लास पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन। डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास। इसके नोट्स को बढ़िया से बना के ले आना। अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा मैजिक दिखाना चाहूँगा, ठीक है? चलो मैजिक देखते हैं। आज की क्लास का मैजिक देखो, ये कोई एक क्लॉक है। आप सोच लेना कैसे हुआ, अगले क्लास बताएंगे कैसे हुआ। ये क्लॉक है, जिस क्लॉक पे लिखा है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये उसका हैंड्स है ना, ऐसा करके रखा है। चलिए, ये कुछ हैंड्स में कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है, फैक्ट घड़ी में है। क्या आपको ये घड़ी हमारा क्लियरली दिख रहा है? अब आपको करना क्या है? कुछ बोलना नहीं है, खाली सुनना है। करना ये है कि आपको 1 से 12 के बीच में कोई एक नंबर मन में सोच लेना है। जस्ट थिंक ऑफ ए नंबर इन योर माइंड। और जब मैं किसी भी जगह पे एक बार ऐसे स्ट्राइक करता हूं, आप उस नंबर पे 1 जोड़ते जाओ। सपोज आपने मन ने सोच लिया
5 में जैसे यहाँ पर स्ट्राइक किया तो आपका 5 बन गया 6, फिर से यहाँ पर स्ट्राइक कर दिया तो बन गया 7। लाइक दिस आप मन में जोड़ते जाओ, जहां पर आपका 20 होगा वहां पर आपका नंबर होगा। क्लियर? क्या समझ में आया? अब सोच लो कोई एक नंबर 1 से 12 के बीच में। क्या आप लोग तैयार हो? मैं स्ट्राइक करूं अभी, सबका नंबर अलग अलग होगा, लेकिन जहां पर आपका 20 होगा वहां पर आपका नंबर होगा। लेट अस स्टार्ट। सोच लिए आप लोग एक एक तो नंबर। नाउ स्टार्ट काउंटिंग। सॉरी फिर से ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था। हाँ, फिर से सोच लिया, राइट। हो गया सबका 20 अपने अपने नंबर पे। ये क्या आप दोबारा ट्राई करना चाहोगे? ट्राई अगेन। कोई एक नंबर सोचो 1 से 12 के बीच में। मैं एक बार ट्राई करूंगा तो उसमें 1 ऐड करते जाना, जहां पे आपका 20 होगा वहां पे आपका नंबर होगा। ओके, सोच लिए पहले। नाउ आई एम गोइंग टू स्ट्राइक। हो गया, अपने अपने नंबर पे 20 हो गया सबका। यस, यही तो इंटरेस्टिंग मैजिक था। अब आपको सोचना है कि मैजिक कैसे हुआ, और हम देखेंगे अगले क्लास सर्कुलर मोशन, तब आपको पता चलेगा कि ये मैजिक कैसे हुआ। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।